तक वाक़या याद आते हैं लंबे टाइम तक। एक कंपनी थी तो वो उसमें दूसरी कंपनी के लीडर्स को लाते थे और लाने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर उनसे लाइव घंटों-घंटों की स्पीच दिलाते थे। और 2-3 साल तक ये चलता रहा। 2-3 सालों के बाद क्या हुआ, उस कंपनी में जो लोग आए थे उन्होंने वो कंपनी छोड़ के नई जगह जाके उस कंपनी के बारे में बोलना शुरू कर दिया जो उससे बुलवाते थे। हाँ तो होगा। वो तो जैसा बोगे वैसा काटोगे ना। तो यहाँ पर एक संस्कार डेवलप नहीं हुए, एक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। देखो ऐसा नहीं है, आप किसी की बुराई करके बड़े नहीं बन सकते। आपको काम करके ही बड़े बनना है और खुद को अच्छा बना के बड़े बनना है। सर मेरा ये सवाल है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस के रूप में देख सकते हैं और आपका नेक्स्ट जनरेशन इस काम को करेगी? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन के रूप में तो अभी देख सकते हैं हम। रिसेंट एग्जांपल है, आप बहुत सी कंपनियों में बहुत से लीडरों को देखना जिनके बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं, बेटी भी काम कर रही है, पूरी फैमिली काम कर रही है। इवन हमारी कंपनी AWPL में आज मैंने देखे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, दोनों बाप बेटा ब्लैक डायमंड है, दोनों बाप बेटा डायमंड है, बेटी भी स्टार सफायर है, पूरा पूरा परिवार लगा हुआ है। क्योंकि बिजनेस होता ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये बिजनेस तो मॉडल ही ये क्या है कि यहाँ नेटवर्क बनाओ, मतलब अपना नेटवर्क बनाओ और आप अपने बच्चों को नेटवर्क दो। दौलत पैसा मत दो कि बेटा ये नेटवर्क मैंने बनाया अब तू चला। तो ये रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग जहाँ होती है वहाँ ये सालों साल चलता है, 100 दो 200 साल चलता है, 500 साल चलता है, 1000 साल भी चल सकता है। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या शिफ्ट होगा? नेटवर्क शिफ्ट होता जाएगा। अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल। तो हमारी कंपनी में तो बहुत एग्जाम्पल नहीं, पूरी इंडियन इंडस्ट्री में एग्जाम्पल है कि माँ बेटा काम कर रहे हैं, बाप भी 8 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, बेटा भी 8-10 लाख कमा रहा है, बेटी भी 5-7 लाख रुपए कमा रही है। अरे शिव कुमार जी यार, आप तो अपने घर में एग्जाम्पल हो। आप तो 3 भाई मिलके कमा रहे हो। भाई तीनों भाई और आपकी वाइफ, कितने लोग हो गए आप बताओ? 4 लोग हो गए। समझे नहीं समझे? तो ऐसे तो जनरेशन, अब तो ये भी तो आपके एक साथ की जनरेशन है, भाई तो सारे 3 उनको लेके आए आप। तो कल आपके बच्चे बड़े होंगे और अगर उनका इंटरेस्ट होगा, देखो क्या होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर कब करोगे, किसको करोगे? आपके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। आप अपने बच्चों पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं थोप सकते। क्या पता आपके बच्चे की कैपेबिलिटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनने की है, देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने की है, क्रिकेटर बनने की है, डांसर बनने की है, बॉक्सर बनने की है। तो आप उसे ये थोड़ी बोलोगे कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग कर, मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत बात है। पहले वो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो। और अगर उसे लगता है कि पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है और मैं पापा की हेल्प कर सकता हूँ, नेटवर्क संभाल सकता हूँ, तो वो खुद आना चाहिए, उसकी सेल्फ चॉइस होनी चाहिए। राइट राइट बात समझ में आ रही है? राइट अब आपने कहा कि भाई सर सजीव सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, देखो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मेरा एक बेटा एक बेटी है, राइट। जी सर। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ और वो मुझे रोज वॉच करते कि पापा कैसे काम करते हैं और उन्होंने ये नेटवर्क कैसे बनाया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई, मैं तो कल मेरा बेटा तो जवान हो गया, आ जाओ जी कुर्सी पे बैठो, अधिकारी हो गए तुम यहाँ पर, और तुम सीधे आ जाओ MD के बाद ये बन जाओ और तुम जाओ अब नेटवर्क को संभालो। उसकी उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल। उसका एक्सपीरियंस कितना है, मैच्योरिटी कितनी है? मेरे नेटवर्क में आज 400 मेरे डायमंड, 400 से ज़्यादा डायमंड और ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड और बड़े बड़े रैंक होल्डर लीडर्स हैं। क्या वो उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा? क्या उसके अंदर वो स्किल्स हैं? क्या उसको चला पाएगा? मैं उसे ये बोलूँ बेटा इतना पैसा आता है तू यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा, नहीं। उसे काबिल बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा रिलेशनशिप क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है। राइट उसे इंटरव्यू देना पड़ेगा SLPS ज्वाइन करने के लिए। अगर वो उसके कैपेबल है तो मेरा बेटा, मेरे लिए मना नहीं है मेरे बेटे के लिए, पर उसे उतना सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा इंटरव्यू, कि वो उस पद के और उस कद के लायक है नहीं। मतलब मेरा बेटा है तो आके राज थोड़ी करेगा सब पे। मेरा बेटा है इतना काबिल बन गया, कैपेबल बन गया। आज मेरी बेटी लंदन पढ़ रही है, बिजनेस और मार्केटिंग ही पढ़ रही है। आज से 5 साल बाद आएगी, वो इस कंपनी में आएगी। 99.9% मेरे को पता है, उसने बोल रखा है। लेकिन मैंने उसको कहा बेटा इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू फाइट करना पड़ेगा। अगर आप फाइट करोगे तो ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सर बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में बिजनेस देके पूरा बिजनेस बर्बाद कर चुके हैं। जी जी। ये एग्जाम्पल इस देश के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल बिल्कुल। बिल्कुल है। ऐसे नहीं दिया जाता कि हम, और वो जो कहानी चल रही है ना कि भाई किसी को भी बैठा दो कुर्सी पे, अपना बच्चा, मेरा बेटा तो हकदार कैसे बन गया? कैपेबल होना पड़ेगा, क्वालिटी बना लानी पड़ेगी, उतना पढ़ना लिखना पड़ेगा कि वो इस इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। राइट सर। तो मेरी जनरेशन को मैं बिजनेस पक्का ट्रांसफर करूंगा, लेकिन वो काबिल बनेगा तो। और सर एक बात बताओ, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा जब उसमें राजा बनने की काबिलियत होगी।
वो खूबियाँ होगी, क्योंकि हमारे लिए ये लाखों की पब्लिक पहले प्रायोरिटी रखती है, लाखों लोगों जो का फ्यूचर लगा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बशर्ते पर्सनल ये मैं अपने हित के लिए कि नहीं यार हमारे बच्चे मालिक बनेंगे, मालिक बनेंगे लेकिन पहले उन्हें काबिल होना पड़ेगा। हो सकता है वो ना बने, पूरी पब्लिक ही मालिक बन जाए इस कंपनी की, या कुछ पता नहीं लेकिन जब उन्हें काबिल होंगे तो बैठ सकते, नहीं काबिल नहीं है तो नहीं बैठ सकते। सर हमने सुना है कि आपके एसलीपीएस वेलनेस के अलावा और भी कई सारे बिजनेस हैं, कहीं फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होगा कि आप एसलीपीएस पे कम ध्यान दें और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं? देखो रामवीर सर, बिजनेस कैसे बनता है? पैसे से बनता है। अब मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, तो वो पैसा मैं कहाँ लगाऊंगा? या तो लैंड खरीदूंगा, या बैंक में डालूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल। या कोई बिजनेस करूंगा, किसी के साथ जुड़ूंगा। तो ये पूरा हिंदुस्तान गवाह है कि पिछले 10 साल से मैंने 10 मिनट इस जीवन में किसी को नहीं दिए। हाँ, पैसा दिया कहीं, कोई इसने कहा मुझे ये बिजनेस करना है तो उसका सपोर्ट कर दिया, किसी ने कहा मुझे ये बिजनेस करना है तो उसका सपोर्ट कर दिया, और मैंने तू संभाल। दूसरा, मैंने कोई भी नया बिजनेस अगर एक, वैसे तो बहुत सारे बिजनेस भाई साहब है नहीं, अगर एक दो चार हैं भी तो वो इसलिए हैं कि वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर मुझे वहाँ से सपोर्ट मिलती है बाहर से भी तो मैं एसलीपीएस के भरोसे ना रहूँ। एसलीपीएस कंपनी को खड़ा करने के लिए मुझे हमेशा याद रखना, बातों से दुनिया में कोई खड़ा नहीं होता, पैसे से खड़ा होता है। पैसे का दम जिसके पीछे है, पैसे की पावर जिसके पीछे है, वो अपनी एक कंपनी अगर उसकी नीचे जा रही है तो दूसरी कंपनी संभाल सकता है। बिल्कुल। पैसे से संभालेगा ना, बातों से तो नहीं संभाल सकता। कोई मोटिवेशन नहीं जी हम तो नहीं, मैं तो कहता हूँ भगवान मेरे काम चलें, और इतने चलें कि एसलीपीएस वेलनेस से मुझे 1 रुपया तनख्वाह लूँ एक दिन, मेरे जीवन में ऐसा है जो आज नहीं है, और वो सारा पैसा जनता को दे दूं मैं। क्यों? क्यों मेरे पास तो आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, भगवान ने दे दिया। मेरी इच्छा ये है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इस कंपनी को हमेशा सदियों तक मुझे चलाना है, क्योंकि ये मेरे इमोशन है। एसलीपीएस इज माई इमोशन, मेरे लिए कंपनी नहीं है, मेरी इमोशन में है। तो हाँ, आते हैं पैसे तो कहीं ना कहीं लगाते हैं, कुछ लोग वेंचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब आपने देखा होगा कि भाई गूगल ने उसके शेयर खरीद लिए, उसने उसके शेयर खरीद लिए, उसने उसके अंदर इतना डाल दिया। आज मतलब अदानी ने कम से कम 200, 400, 500 कंपनियों में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे। अगर मेरे पास आज पैसा नहीं होगा, मैं तो एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कंगाल तो सब कंगाल, मुझ पे पैसा तो सब पे पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे पास लाखों करोड़ रुपए आ जाए, जो मैं एसलीपीएस परिवारों को दम ताड़ दूं, एकदम ताड़ दूं। इतना पैसा भगवान मेरे को दे दे, इतनी सक्सेस मेरे को दे दे, ये मैं चाहता हूँ। मतलब एसलीपीएस टॉप प्रायोरिटी पर रहेगी। वो तो है और रहेगी, नहीं वो तो मेरे दिल में आत्मा में बसती है ना सर। मैं तो जीवन में झूठ नहीं बोलता ना, मैं तो साफ कहता हूँ। मुझे तो जितना पैसा आएगा मैं तो चाहूंगा इधर उधर कहीं से और पैसा है, और पैसा है। जितना पैसा मेरे पास होगा सर, एसलीपीएस वेलनेस उतनी ही मजबूत कंपनी होगी। राइट सर। राजा गरीब प्रजा गरीब, राजा अमीर प्रजा अमीर। बिल्कुल सर। सर, हिंदुस्तान में जब से डायरेक्ट सेलिंग चली है, इस मॉडल के पीछे एक दूसरा मॉडल और कॉपी करता हुआ चलता है। कभी क्लिक आता था, कभी क्रिप्टो, कभी इन्वेस्टमेंट, और ये कुछ समय चलने के बाद में बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? तो सर वो तो उसकी जो बेस है वो तो बना ही इन्वेस्टमेंट प्लान हो, या क्रिप्टो में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अपना रहे हो, या फॉरेक्स में कोई अपना रहे हो, तो बना ही चोरी के लिए है ना। मैंने हमेशा कहा ना कि साहूकार के साथ चोर तो होंगे ही होंगे। आप कितने स्ट्रिक्ट रूल बना लो, कितने ही बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं चोर चोरी करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहते ना, कितने कैसे ही ताला लगा लो, चोर ताले की चाबी कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। तो ये क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये चाहती है इजी मनी, बहुत फास्ट पैसा आ जाए, फटाफट पैसा आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लीडर ही करते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। वो लीडर जिन्हें लगता है यार यहाँ पैसा नहीं आ रहा, वहाँ पैसा, वो सिर्फ पैसे के लुभावने ऑफर में जाते हैं। और सर आपको अगर पूरे 18 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा है सर। हाँ, हमने पेपर में बहुत सारे लोगों के बहुत बारे में सारा पढ़ा है। देखते। आज कई पेपर्स की कटिंग्स हो गई, इस क्रिप्टो में पैसा लगा दिया, फॉरेक्स में पैसा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, 5 करोड़ का कर्जा हो गया, बेटी को जहर, बेटे को जहर, बीवी को जहर, खुद भी जहर, क्योंकि वो कहता है इतना पैसा उतारूंगा कहाँ से। सर एक बात आप समझें, अगर जैसे ये लोग कहते हैं कि महीने में हम 10% देंगे, 1 करोड़ लगाओगे तो 10 लाख फिक्स आएंगे, 2 करोड़ लगाओगे, वो नए नए मॉडल से, कभी रोबोट मॉडल, कभी ये मॉडल, कभी वो मॉडल। सर अगर ये इतने ही देने वाले हैं तो सीधे पीएम से बात करें ना कि RBI का पैसा हमें दे दो, हम आपको हर महीने 10% दे देंगे, 6 महीने में दुगना कर देंगे। सर कंट्री 6 महीने में दुगनी हो जाएगी, इनको तो भारत रत्न मिलेगा, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाएगी। पुरानी बात बता रहा हूँ। स्पीक एशिया कंपनी होती थी,
मैं नाम से बता रहा हूँ, स्टॉक गुरु, यूनिपे, ऐसे कुछ नाम था, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी। मुझे ज्ञान देती थी, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो प्रोडक्ट बेस में, अरे आ जाओ इधर, आप तो इतनी स्पीड पे पैसा कमा सकते हो, आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आप तो इतने अच्छे ट्रेनर हो, मोटिवेटर हो, आराम से पैसे निकाल सकते हो, और ये देखो यहाँ पैसे दुगने होते हैं। कोई कहता था मेरी साउथ अफ्रीका में माइंस है, कोई कहता था वहाँ से पैसा आता है। तो मेरा एक ही सवाल का जवाब उनसे था कि भैया अगर तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, तो मीट टू गवर्नमेंट, जिससे कि देश बड़ा बने, और देश बड़ा बन गया तो आम आदमी तो अपने आप बड़ा बन जाएगा। तो हकीकत में सर ये बड़ा फ्रॉड है, और ये इजी मनी कमाने वाले लोगों के लिए किया जाता है, जो लोग सही मायने में अनमेच्योर है, और उनको बेवकूफ़ बना के कि तुझे इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और 2-3 साल में, 1.5 साल, 2 साल में अपनी दुकान बंद करती है। अब सर एक बात बताओ, लूट के तो कोई बांट देगा? आप लूट लो लोगों को, बांटना आसान है, कुछ दे के बांटो तब माने ना। तो सब लूट के बांट रहे हैं सर। और ये मैं ये नहीं कहते बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पर हाँ कंट्रोल में आएगा, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को मैच्योर होना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलर्स को मैच्योर होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। सीधी बात है, प्रोडक्ट बेस करनी है तो प्रोडक्ट बेस करनी, इस प्रोडक्ट बेस में आके उसी नेटवर्क को वहाँ डाइवर्ट करके अपना और उनका कैरियर बर्बाद मत करो भाइयों। ये तो मैं हर डायरेक्ट सेलर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग 100% गायब होंगे, और 100% आपके सिरों पे करोड़ों अरबों के कर्जे होंगे, और वो आप उतार नहीं पाओगे, और वो दिन आप याद करोगे कि हाँ इन गंदे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। दे आर पीपल आर फ्रॉड्स, सुपर फ्रॉड से कोई पैसा नहीं बांट सकता। कैसे बांट देगा सर, कहाँ से आ रहा है पैसा? सिर्फ घुमा रहा है, टोपी घुमा रहा है, इसकी टोपी इसके सिर, इसकी टोपी इसके सिर, और जब एक दिन आना कम जाना ज़्यादा, कंपनी क्लोज। ये इनका कल्चर रहा है, ये इस धंधे का नेचर रहा है। तो ये कंट्रोल में आएगा, ऊपर वाला चाहेगा तो भगवान चाहेगा तो जरूर आएगा। मतलब देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के झांसे में आके अपना करियर, पैसा खराब ना करें। अरे लुट रहा है देश सर, बाहर ले जाते हैं पैसा, लूट लूट के बाहर ले जाते हैं पैसा। आजकल तो बाहर बैठ के काम करने का ट्रेंड और चालू कर दिया इन्होंने, बाहर बैठते हैं, बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय पर अगर चीज़ें सर ये खत्म होती हैं, चीज़ें चल नहीं पाएंगी, कोई भी नहीं चला पाएगा। इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम, आउटगोइंग जिस दिन ज़्यादा होगी, इनकमिंग कम, ये चीज़ें सब क्रैश कर जाती हैं। जिस दिन रोटेशन खत्म होगा उस दिन। हाँ, तो इनको मनी रोटेशन, हाँ हमारा मॉडल ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने कहा था ना एक पहले भी कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे। तो वो चल रही है चर्चाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे एसोसिएशन मिलें, बात करें और इन लोगों को ब्लैक लिस्ट करें। बस इनको दोबारा प्रोडक्ट बेस में नहीं आने देना। हमारी तरफ से इरिप्टो करो, क्रिप्टो करो, ओरेक्स करो, फोरेक्स करो, इन्वेस्टमेंट करो, दोबारा प्रोडक्ट बेस में आपकी एंट्री नहीं है। बैन करना चाहिए। हाँ, बैन करना चाहिए। ये हमारे देश के हर कंपनी को, हर एसोसिएशन को सोचना चाहिए। ये सवाल मैं आपसे कर रहा था, इसके पीछे दूसरा एक सवाल और था कि चलो ये तो समझ में आता है कि जब फ्रॉड कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये तो बंद होना ही है एक टाइम, ये हर समझदार आदमी जानता है। लेकिन इस सवाल के पीछे बेसिक सवाल ये है कि कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आती हैं, फिर वो क्यों बंद हो जाती हैं? प्रोडक्ट एक मुखौटा होता है, इसलिए बंद हो जाती हैं। देखो सर महिपाल सर, आप इस बात को बहुत गौर से समझो। डायरेक्ट सेलिंग किस लिए बनी थी? डायरेक्ट सेलिंग बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बेचना तो पड़ेगा, तभी तो पैसा लाएगा प्रोडक्ट। अब बेचने के माध्यम क्या थे? पुराने ज़माने की बात करते हैं, आज को तो चलो आपका ई कॉमर्स आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म आ गए। पहले क्या प्लेटफॉर्म था? ये तो दुकान थी या फ्रेंचाइजी थी, और तो कुछ था ही नहीं। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके बेचने के कितने ठिकाने थे पहले? या तो आप उसे, जो दुकानदार प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बोलो कि भाई तू ये प्रोडक्ट रख ले और मैं तुझे मार्जिन दूंगा और ये मेरा प्रोडक्ट बेच दे। तो वो कहता था भाई साहब कितने का है? 12 रुपये का। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट तो 2-2 रुपये का है मेरे पास सारी कंपनियों का, मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों बेचूं? तू तो अल्टीमेटली 10 रुपये ज़्यादा ले रहा है मेरे से। दुकान पे रखते ही वो नहीं पूछता था क्वालिटी क्या, होगा था मार्जिन क्या। क्योंकि एक सिमिलर प्रोडक्ट, आपने देखा होगा लिपस्टिक 20 रुपये की भी आती है और लिपस्टिक 2000 की भी आती है। देखा नहीं देखा? आपने देखा होगा गाड़ी 3 लाख की भी आती है और गाड़ी 30 लाख की भी आती है और 3 करोड़ की भी आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट की कीमत वही रहेगी। जिसमें जितना माल डला है, जितना गुड़ उतना मीठा, जिसमें जितनी क्वालिटी है उसका पैसा उतना ज़्यादा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आम दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता था बेचने के लिए। तो किसी ने मॉडल बनाया, यार हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि जब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है और अच्छे प्राइस पे बेचना है तो ब्रीफिंग से बिकता है। ब्रीफ करना पड़ता है सामने वाले को
कि ये प्रोडक्ट क्यों महंगा है और इसमें मैंने क्या डाला है। तो आपने देखा होगा, अगर आप जानना चाहो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग को, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट आज तक नहीं बना पाया। और तो और छोड़ो महिपाल सर, 70 हज़ार करोड़ के टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, 70,000 करोड़, 60,000 करोड़। कहाँ से बनाए इन्होंने ये प्रोडक्ट? R&D करी होगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए होंगे। और आपको बता दूं मैं कि शुरू में जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया शुरू हुई थी, स्किन प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। वो स्किन की प्रोडक्ट की कंपनी आज भी इंडिया में है, 129 साल पुरानी, 129 साल पुरानी सर स्किन प्रोडक्ट की कंपनियां। और ऐसे ऐसे स्किन के प्रोडक्ट बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कि आप ट्रेडिशनल बाजार में ढूंढ के मर जाओ, आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे गजब के प्रोडक्ट बनाती है। उनका कल्चर है कि प्रोडक्ट बेस्ट बनाना है। तो बेस्ट प्रोडक्ट ब्रीफिंग से बिकता है, रिजल्ट से बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता, उसका रिजल्ट शेयर होता है। ब्रीफिंग कि इसमें क्या डाला है, पहले मैंने खरीदा, फिर इस्तेमाल किया, फिर उसकी क्वालिटी का एंजॉय किया, उस एंजॉय को शेयर किया कि यार मज़ा आ गया प्रोडक्ट में, ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो मॉडल तो ये था, लेकिन ये मॉडल जब इंडिया में आता है तो लोगों को पता था यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया कि एक मॉडल और आ गया नया पैसा कमाने का। तो लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में रख दिया और प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने शुरू कर दिए। 10 रुपये का प्रोडक्ट 10,000 में। मतलब आपको मैं बताऊं, बीमे बेचे हमने 60,000 के, मैंने बेचे, अपनी कंपनी थी पुरानी मेरी। और जब लोग लेने गया, शिव कुमार जी 30,000 रुपये मिले महिपाल सर, 30,000 रुपये। आप ये बताओ, प्रोडक्ट दिया, 60,000 लिया, 30,000 इंश्योरेंस का। तो क्योंकि पहले 15,000 की जो होती वो पूरी की पूरी ही कंपनी का प्रॉफिट था, एलोकेशन था वो पूरा, 100% एलोकेशन। 100%। मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे आज भी प्रोडक्ट आप देखोगे जिनकी कीमत 100 रुपये और वो 7500 रुपये, 8,000 रुपये के लोग बेच रहे हैं। तो आप ये बताओ, ये कंपनियां प्रोडक्ट बेस नहीं है सर, ये इन्वेस्टमेंट प्लान ही कंपनियां हैं। प्रोडक्ट इनका मुखौटा है, प्रोडक्ट इनका मुखौटा है। तो कुछ चल पाती है लंबे समय तक, बाद में लोगों को समझ में आ जाता है तो लोग स्विच हो जाते हैं, अच्छी कंपनियों में चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो अच्छी इथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं कंपनियां 96 से आज तक, वो क्यों नहीं गई। अब इसका एक उदाहरण वो समझो, तो ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब अच्छा प्रोडक्ट बार बार बिकेगा तो कंपनी को, डायरेक्ट सेलर दोनों को पैसा आएगा। जब दोनों को पैसा आएगा, कंपनी और डायरेक्ट सेलर दोनों प्रॉफिट में होंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ेगा और ना कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद कब होती है? जब प्रॉफिट से लॉस की तरफ जाती है। तो जब इन कंपनियों के बारे में लोगों को पता चलता है या थक जाते हैं तो कहीं ना कोई लोग स्विच हो जाते हैं, समझे। तो ये लोग आते ही बंद करने के हिसाब से सर, चलाने के हिसाब से नहीं आते। इनके पहले दिमाग में सेट है, मुझे 2 करोड़ निकालने, मुझे 10 करोड़ निकालने, मुझे 20 करोड़ निकालने, मुझे 25 करोड़ निकालने, मुझे 50 करोड़ निकालने। उसके बाद मुझे अपनी दुकान बंद करनी है और भाग जाना है, क्योंकि दुकान लंबी चलेगी नहीं, लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी का विजन क्या है। नहीं जानना ये जरूर, मतलब आप ये समझो कि इनका जब ये मॉडल है, ये इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है, इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है। मतलब मैं कंपनी बनाऊं, फटाफट लोग जोड़ूं, लोग आ जाएं, ना मुझे पढ़ना है ना लिखना है, तो इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है। तो इजीएस्ट मॉडल के चक्कर में ये लोग आते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं, और ना उनका प्लान कैलकुलेटेड है, ना कैसे पैसा देना है वो कोई दिमाग में है, ना कैसे प्रोडक्ट देना है, तो कर आके अपना निकल जाते हैं। इसका देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो तो मैं आप बताता हूँ। 96 से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है सर। हजारों नहीं लाखों कंपनी आई, कहाँ गई सर? गिनती की 15 कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं आज, गिनती की। और अगर मैं 10 साल से ऊपर की उम्र की बात करूं, कन्फर्म 10 कंपनियां हैं, कन्फर्म। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में इतनी है। कहाँ गई लाखों कंपनियां? डायरेक्ट सेलर को बहका लेते हैं। और आजकल तो ये बैटिंग सेटिंग और चल रही है, तुझे ये दे देंगे, तुझे वो दे देंगे, कैरियर को देगा नहीं, बस ये दे देंगे वो दे देंगे, अपना कैरियर बनाएगा, निकल जाएगा। अब जिसकी जेब में 10 लाख नहीं थे सर, उसने 10 करोड़ कमा लिया, उसके लिए बहुत बड़ी इनकम होगी। सही है। राइट सर। समझे? उसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा हो गया, उस यूज करके हमारे मॉडल को, और बना निकल जाता है। तो आज के डायरेक्ट सेलर को मैच्योर होना है। बेटा फ्यूचर लगाओ, हमारी कंपनी में मत लगाओ, लेकिन जहां भी लगाओ उन कंपनियों में लगाओ जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रही है, जिनके इथिक्स हैं, जिनके प्रिंसिपल हैं, जिनके कैलकुलेटिव प्लान है, जिनके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिनको मार्केट एक्सेप्ट कर चुका, वहां जाओगे ज्यादा कमाओगे। जिनको मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं करा, वहां जाओगे तो बहुत मुश्किल है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, अरे सर हर कंपनी एक दिन नहीं आती है,
तो भाई नहीं आती है तो उसके फंडामेंटल भी तो होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल भी तो होते हैं, उसके कुछ इथिक्स भी होते हैं। कंपनी लालच पे खड़ी हो रही है या कंपनी विजन पे खड़ी हो रही है, ये सिर्फ 10 दिन एक कंपनी में काम करके पता चल जाता है। सर कोई भी व्यक्ति आज कोई नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करता है तो उसे कोई कंपनी शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, डायरेक्ट सेलिंग कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो उसको सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ समय देगा। कई बार क्या है ना, एक धारणा है कि यार क्या हो गया, कंपनी भाग गई तो क्या हुआ, मेरा क्या लेगी, जो मैंने लगाया उससे ज़्यादा कमाया। लेकिन वो जो 2 साल लगाए ना सर, वो वापस नहीं आते। और मैंने क्या कहा, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज टाइम इज मनी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट क्या है और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। एक ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग चली थी, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट चाहिए नहीं, प्लान है इसमें 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट खरीद ले। अरे भाई, उसको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, क्यों खरीद ले वो प्रोडक्ट आपसे? सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी ज्वाइन करे, आपकी कंपनी में प्लान दिखाए लोगों को, सपने पूरे करने की बात करे। नहीं, जहां आपको लगता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने आई है, उसको तो 100% ज्वाइन ना करें, 1000%। क्योंकि सपनों के खरीदार कम है और प्रोडक्ट के खरीदार हर घर है। अगर ऐसे सपने बेचने होते तो एप्पल भी हवा भेज देती, अपना नाम बेचती कि भाई कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हम तो एप्पल हैं। स्टीव जॉब्स भी कहता भाई सपने खरीद लो। इंडस्ट्री के प्रति जो परसेप्शन नेगेटिव क्यों हुआ, इसी वजह से तो हुआ। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी टेस्ट करें, उसके रिजल्ट टेस्ट करें। चाहे एक बार प्रोडक्ट लेके यूज करके बाद में फैसला करें मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस मार्केट में है तो कैरियर बनने के चांस हैं। बनेंगे। दूसरा, प्रोफाइल, कि जो व्यक्ति कंपनी लेके आया है वो जानता कितना है डायरेक्ट सेलिंग को, समझता कितना है डायरेक्ट सेलिंग को। सर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग में आके चले गए। बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, हजारों करोड़ के ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन्होंने बनाई, रामवीर जी। ये मॉडल भी लाए, प्रोडक्ट भी लाए, लेकिन चले गए क्योंकि उनको चलाना नहीं आया। कि उन्हें नहीं पता कि एक नेटवर्कर क्या चाहता है, मार्केट की क्या डिमांड है, चलाना नहीं आया। आज भी आप तकरीबन देखोगे तो अच्छी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की वही बन पा रही हैं जिनके ओनर्स को, मैनेजमेंट को कुछ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से था। तो नॉन एक्सपीरियंस आदमी अगर कंपनी लेके आया तो 100% क्रैश होगी। प्लान जो उसने पे आउट दिखाया है वो मोटिवेशनल है या कैलकुलेटिव है? वो मोटिवेटेड है या कैलकुलेटिव है? कैसे देगा, कहाँ तक देगा, क्या परसेंटेज ऑफ प्लान है, क्या पैसा लेता है, क्या बांटता है। एजुकेशन सिस्टम, कैसे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि लोग तो रो आएंगे। अब रो लोगों को काम सिखाना और काम करवाने के लिए आपको एजुकेट तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है? लीडरशिप, जो कंपनी में लीडरशिप है वो कहीं से स्विच होके आई है, पैसे खा के आई है, सेटिंग लेके आई है, या रियली अपना कैरियर बनाने के लिए आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ओनर ने उनको लालच दे रखा है बड़ा और वो कहे कि तुम आ जाओ और तुम लोगों को लेके आओ। अगर ऐसी लीडरशिप है तो 100% आपका, आज वो वहाँ चली गई है पैसे के लिए, कहीं और भी चली जाएगी पैसे के लिए, परसों कहीं और चली जाएगी। सारे लोग तो जाते नहीं, आपको पता ही है। कुछ ही लोग जाते, कुछ नहीं जाते, तो लोगों का कैरियर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कैलकुलेटिव पे आउट, अगर ये सारी पे आउट, अगर ये सारी चीजें, दूसरा नीयत दिखती है। नीयत है ना सर, नीयत को समझने में और देखने में इतना समय नहीं लगता। एक व्यक्ति लालच परोस रहा है तो फ्यूचर नहीं परोस सकता। जो फ्यूचर परोस होगा ना वो कभी लालच नहीं परोसेगा। इतना सा ध्यान रख ले, थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्टॉर्मिंग कर ले, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो शायद उसका चुनाव सही होगा। ओके, तो सर ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, इनमें प्रोडक्ट एक बार हमने ले लिए तो क्या सक्सेस होने के लिए और भी कोई पैसा खर्च करना पड़ता है?
ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और इसी सवाल में हकीकत में एक डायरेक्ट सेलर का कैरियर छुपा हुआ है। भाई आपने प्रोडक्ट लिए हैं, उस कंपनी के मॉडल के साथ आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल। और प्रोडक्ट खाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपने शारीरिक, शरीर के लिए तो शरीर में आएगा, टेस्ट के लिए तो टेस्ट में आएगा। कोई भी प्रोडक्ट जिस भी काम के लिए लिया है वो प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन आपको तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करने के लिए आपको एक एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, जो लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री के इस मॉडल में जितने लोग फेलियर हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो चाहते हैं कि जो पहले वो पैसा कमाते थे बाजार में, नौकरी में, उतना ही पैसा पहले महीने, पहले साल, 6 महीने में आ जाए, पहले दिन से ही वो प्रॉफिट में आ जाए, पहले दिन से उनका 1 रुपया ना लगे, पहले दिन से ही उन्हें अचीवमेंट्स मिलने लग जाएं, जो मुनासिब नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप स्कूल में जाते थे, 12 साल डिग्री लेके आप एक नौकरी के काबिल बनते हो। बिल्कुल। तो सर 12 साल तक आपने ड्रेस के खर्चा किया, किताबों का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, आने जाने का, स्कूल बस के पैसे दिए, बिल्कुल। और स्कूल की फीस दी, राइट। तब आप काबिल बने किसी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो यहां भी तो काबिल बनना पड़ेगा। ये भी तो लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, ये भी तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, कैरियर ओरिएंटेड बिजनेस है, ड्रीम्स पूरे होने का बिजनेस है। तो वो इन्वेस्टमेंट यहां पर कोई नहीं करना चाहता। कमाना सब चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहता। अब यहां का खर्चा क्या है भाई? जब आप आए हो, प्रोडक्ट ने अपना काम किया है, प्रोडक्ट लिया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल। टूल्स चाहिए, प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होगी, खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए बाइक, मोटरसाइकिल कुछ तो चाहिए, लोगों के घर तक जाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, बस का खर्चा करना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग्स, जहां आप एजुकेट होगे, स्किल डेवलप होगी, आप एक लायक बनोगे, काबिल बनोगे नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके लिए जो ट्रेनिंग्स के खर्चे वो आपको करने पड़ेंगे, शोज के खर्चे करने पड़ेंगे, सेमिनार्स के खर्चे करने पड़ेंगे, अपना ड्रेस कोड पे खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो रियली मेरी मैच्योरिटी यही थी सर, कि मैं आज आया हूं और परसों मैंने 1.5 लाख रुपए निकाले अपने AFPP फंड होता है हमारे आर्मी में। सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, हीरो होंडा हंक मोटरसाइकिल खरीदी। जितने लोग मुझे पुराने जानते हैं, आप किसी से ही बात कर सकते हो जो मेरे पुराने लोग हैं, कि संजीव सर की डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी तो उनके पास अगले दिन लैपटॉप था या नहीं था, उनके पास अगले दिन हीरो होंडा हंक नहीं थी या नहीं थी पहले हफ्ते के अंदर, उनके पास पूरे प्रिंटिंग मटेरियल थे या नहीं थे। और जब तक वो डायरेक्ट सेलिंग करते थे एक्टिवली, वो कोई ट्रेनिंग या सेमिनार उन्होंने मिस किया था क्या, चाहे वो कितने ही पैसे में हो रहा हो। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है, काबिलियत तो पढ़ने से आती है और पढ़ने के पैसे लगते हैं। इंडिया में एक डॉक्टर होता है, वो MBBS करता है, अमेरिका MD करने जाता है, क्या पैसा खर्च करके लाखों करोड़ों, कि अगर मैं MD करके जाऊंगा तो एक ठप्पा लग जाएगा और मेरी कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो कीमत किसकी बढ़ रही है? जो एजुकेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस साइंटिस्ट को मिल रहा है? एजुकेट है। सबसे ज्यादा पैसा किस इंजीनियर को मिल रहा है? एजुकेट है। किस डॉक्टर को मिल रहा है? जो सबसे ज्यादा एजुकेट है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्कर कौन पैसा कमा रहा है? जो एजुकेट है। उसके पैसे लगेंगे, टूल्स के पैसे लगेंगे, आने जाने के, रहने के, खाने के पैसे लगेंगे। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आपने पूछी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल हजारों हैं सर। दुकान खोलने से पहले दुकान कैसे चल जाएगी? दुकान तो खोलो, माल तो रखो, फिर तो ग्राहक आएगा। आपकी दुकान क्या है? नेटवर्क तो बनाओ, लोग तो जोड़ो, कंज्यूमर तो जोड़ो, सेलर तो जोड़ो, नेटवर्कर तो जोड़ो। उस नेटवर्क को बनाने में खर्चा होगा सर। वो 2 साल तक लगातार खर्चा हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, 4 साल तक हो सकता है। लेकिन जिस दिन एक बार दुकान खड़ी हो गई, होटल खड़ा हो गया, हॉस्पिटल खड़ा हो गया, नेटवर्क खड़ा हो गया, फिर पूरे जीवन पैसे देगा। मतलब कंपनी को कुछ नहीं देना, सब अपने ऊपर खर्च करना, अपने को काबिल बनाने के लिए खर्च करना। कंपनी को पैसे भी तो आपने प्रोडक्ट के दिए, काबिलियत के पैसे दे दो। काबिलियत का प्लान ही हमने नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट का प्लान चला रहे। आप एक होटल भी बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, पहले 500 करोड़ रुपए लगाते हो, 5 साल समय लगाते हो, पैसा भी लगाते हो और समय भी लगा, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हो, तब वो आपको कमा के देता है। तो नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले ये नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इसको बनाने में आपके पैसे भी लगेंगे, आपका समय भी लगेगा और आपको पैसा भी नहीं बचेगा। लेकिन जब ये नेटवर्क बन जाएगा तो जीवन भर आपको पैसा देगा।
होटल, हॉस्पिटल, स्कूल बन जाता है, पूरी जीवन पैसा देता है। तो नेटवर्क पहले बनता है सर, फिर चलता है। लोग कहते हैं पहले चले फिर बने। पहले पैसा आएगा तब मैं घर से जाऊंगा, पैसा आएगा तब लैपटॉप खरीदूंगा, पैसा आएगा तब बाइक खरीदूंगा, पैसा आएगा तब ट्रेनिंग में जाऊंगा, पैसा आएगा तब सेमिनार में। पैसा आएगा नहीं, तू जाएगा नहीं, तो इस इंडस्ट्री से बाहर ही जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। सर एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, वैसे है छोटी लेकिन बहुत बड़ी है, कि संजीव सर के लिए फर्स्ट क्या, AWPL या डायरेक्ट सेलिंग? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन इश्यू की, और 2016 के बाद पूरी इंडस्ट्री इंतज़ार में थी कि कानून आएगा। और ये हर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर जानता है कि जब कानून आया, उस टाइम उस पैराग्राफ में कोई एक लाइन थी, एक डेफिनेशन थी जो मिस थी, और उस मिस की वजह से ऐसा कुछ था कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज अनलीगल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी की है। और उसके बाद का जो योगदान, जो रोल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए संजीव सर का है, वो आज एस्लीपियस वेलनेस ही नहीं, हिंदुस्तान की हर कंपनी जानती है। इसमें तकरीबन 2, 2.5, 3 साल का टाइम लगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए सर्वोपरि क्या, और दूसरा सवाल ये कि आपके क्या अनुभव रहे होंगे जब भारत सरकार से इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों के भविष्य के लिए आपने डेफिनेशन लेके आए, ये कानून के अंदर कुछ बदलाव हुआ? देखो, सबसे पहले तो सर्वोपरि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि मैं जो भी हूँ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हूँ। मेरी प्रीवियस कंपनी जैसी भी थी, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग सिखाई। जैसे भी प्रोडक्ट थे मैं सीखा तो वहीं से। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में उसके खिलाफ भी बात नहीं करी आज तक। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अभी जैसे जब हम लोग बैठते हैं एसोसिएशन में भी, हम लोग बैठते हैं कंपनी वाले, तो मैं उनसे भी एक बात कहता हूँ कि यार, हम एक दूसरे के व्यक्ति क्यों तोड़ते हैं? क्यों ना हम मार्केट तोड़ें, क्यों ना ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ फोकस करें। अगर हम एक दूसरे के बंदे तोड़ेंगे तो 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री, तुम्हारा कोई लीडर 10 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, मेरे यहाँ आ गया तो भी 10 का देगा, मेरा तुम्हारे यहाँ चला गया तो भी 10 का देगा। जहाँ थे वहीं है। वहीं तो रह गए। 2 लाख करोड़ का तो फिर भी नहीं हुआ। अगर ये 2 लाख करोड़ का हो जाए तो आप लोग भी ग्रो करोगे, लीडर भी आपके ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, हमारे लीडर भी ग्रो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग को प्रायोरिटी देनी है, अपनी अपनी कंपनियों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को फॉलो करना है, प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और एक होकर हमें काम करना है। क्योंकि हम जो भी कुछ इस इंडस्ट्री की वजह से बने, तो मेरे लिए सर्वोपरि ये मेरे लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि इसी ने मुझे बनाया है। दूसरा, आपने कहा कि डेफिनेशन में मेरा योगदान है छोटा सा, बाकी सब ने मेहनत करी थी। देश की जितनी बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनियों की मैं बात करूंगा, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियों को तो पता भी नहीं है कि कितनी मेहनत हुई थी। वो चल आज भी मज़े से रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बड़ी कंपनियों ने कितनी मेहनत की है। बड़ी कंपनियां हमारे देश की, खासकर हिंदुस्तानी जितनी भी कंपनियां, उन्होंने सब ने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। अनुभव बड़ा कड़वा मीठा रहा कि जैसी ये डेफिनेशन मिस हुई, बड़े बड़े देश के लोगों ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने पोस्ट डाल दी कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग भारत में बंद, इलीगल। राइट सर। हुआ था, आप लोगों को याद हो तो। बिल्कुल हुआ था। मेरा तो, अब मैंने कहा मेरे लिए तो सर्वोपरि डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैं जो भी कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, हमारी एसोसिएशन है ADCI, उसके सभी मेंबर से हमने बात करी, सब ने मिलकर बात करी कि भाई हम मिलके काम करते हैं सर, आप चलो हम सब मिलके काम करें। हम सब ने काम किया। हम जब इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर अफेयर्स गए, हमारे अधिकारियों से बात हुई, हमारी इंडस्ट्री का परसेप्शन पूरा नेगेटिव, उल्टे सीधे सवाल, उनको पॉजिटिव करना, उनको समझाना अपने आप में एक बड़ी बात थी कि नहीं नहीं, हम लोग ठीक लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हो, या गलत प्रोडक्ट बेच के सपने दिखाने वाले लोग हैं। यहाँ इस देश में अच्छी कंपनियाँ भी हैं, लीगल कंपनियाँ भी हैं, इथिकल कंपनियाँ भी हैं। वो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने सुनाया। मैंने तो अपनी वेबसाइट भी खोल के दिखाई है कि आप देखो तो सही। और मैंने ये भी कहा था, अगर हम गलत है तो हम सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, सबसे पहले मैं बंद करूंगा, क्योंकि हमारा मॉडल गलत नहीं है। इसको गलत परसेप्शन फैलाया गया है, और कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने आगे एक गंदगी फैलाई है। गलत कैसे है सर? 5 स्टार में भी तो बोला जी आप पैसा ज़्यादा देते हो, तो मैंने कहा कि जी 5 स्टार का जो वेटर है उसको भी बड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन दाल वहाँ भी 1000 रुपये की बिकती है। तो जैसी जगह होगी वहाँ ऐसा पैसा मिलेगा, जैसा प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी होगी, ऐसा भाव मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री वाकई में देश के हित में है। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में हो या प्रोडक्ट क्वालिटी में हो, एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर सकते हैं। तो अनुभव खट्टा मीठा रहा, लेकिन एट लास्ट हम समझाने में सफल हुए,
और हमारी एसोसिएशन की जो कंपनियां थी हमारे साथ में, सब ने मिलकर मेहनत करी और हम डेफिनेशन ला के इस हिंदुस्तान को दी। अब ये हिंदुस्तान याद करे ना करे उससे मतलब नहीं, क्योंकि कई लोगों का काम निकल जाता तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे काम पढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी फिर ऐसे काम पड़ेंगे। फिर कोई चाहिए जो जाए और मेहनत करे और लोगों के लिए लड़े। और इस इंडस्ट्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ महिपाल जी, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ। उसके बाद AWPL आती है मेरी किताब में, पहले डायरेक्ट सेलिंग ही आएगी जीवन भर, क्योंकि मेरा नाम सम्मान पहचान इस इंडस्ट्री से है। AWPL भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। मतलब ये सालों सालों तक एक चीज़ तो लिखी जाएगी कि इस बात से फ़र्क नहीं है कि पहले कौन आया, ये बात हमेशा याद रहेगी कि रोल किसका ज़्यादा रहा। सबका रोल है सर, सभी का रोल है, जितने लोग हैं सबका रोल है। सर SLPS कंपनी कभी बंद नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए शिव कुमार सर, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2014 में आई थी। क्योंकि हमें किसी कंपनी को समझना है ना तो उसकी जर्नी को समझना पड़ेगा। 7 प्रोडक्ट से आई थी, 150 के करीब प्रोडक्ट, 700 के करीब फ्रेंचाइजी, खुद के सेल फोन वेयर हाउस है, 5 फैक्ट्रीज, AWPL वर्ल्ड बन गया जी कंपनी। रोज इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। क्यों कर रही है? कंपनी को चलना है। जी अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता तो वो सारा इन्वेस्टमेंट मैं अपने पर्सनल ग्रोथ में करता, पर्सनल नेटवर्थ में करता। ये कंपनियां सर लोगों की कंपनियां होती हैं, मेरी नहीं है। ये बंद जब तक नहीं होगी जब तक लोग बंद नहीं करना चाहेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, लोग चलाते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, लोगों को पैसा मिलता रहेगा, अच्छे प्रोडक्ट बनते रहेंगे, फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी, तो कंपनी क्यों बंद होगी सर? आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी की दुकान में मुनाफा है उसने दुकान बंद कर दी। राइट सर। मैं तो जिंदगी में नहीं सुना। प्रकृति कोई आपदा आ जाए तो मैं कहता नहीं, लेकिन जब हम ग्रोथ पे हैं और हर दिन ग्रोथ पे हैं, हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो चुके हैं, मार्केट हमारे प्रोडक्ट को ढूंढता है दुकानों पे जा जाके कि यार प्रोडक्ट मिल जाए SLPS का, प्रोडक्ट मिल जाए SLPS का। हम तो ऑलरेडी आज कई प्रोडक्ट हमारे ब्रांड बन चुके हैं, कंपनी नहीं। कंपनी के ऐसे थंडर ब्लास्ट, डेंटोडो, तुलसी, JC ऑयल, ऐसे कई प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। शितागे से कभी आया है जो ब्रांड बन चुका है, प्रोडक्ट ब्रांड बन गया। तो सर जिनके प्रोडक्ट ब्रांड बन जाते हैं ना, वो 150, 200 साल हो गए ब्रांड प्रोडक्ट। आज आपने सुना होगा लुई विटोन, गुच्ची, नाइक, एडिडास, लीवाइस, 1890 की कंपनी है। हो ही नहीं सकती ना सर, इम्पॉसिबल है ना। अच्छा आपको सर, आपको थोट आए भाई, मुझे क्यों आए? अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छा खासा नाम हो रहा है, अच्छा खासा सम्मान हो, मैं कमाऊँ, मेरी 10 जनरेशन आगे कमाए, आप कमाओ, आपकी 10 जनरेशन आगे कमाए, मैं क्यों बंद करूंगा भाई? कौन पंगा लेगा? बंद करने वालों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। वो कोई रुपया कंपनी के लिए खर्च नहीं करते, 1 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, कोई रिस्क नहीं लेते। उन्हें डर लगता है कि कल ऐसा हो गया। और हमें क्यों डर लगेगा? प्राकृतिक आपदा के सिवा कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। SLPS वेलनेस में रहूं ना रहूं, मैं ये भी बता रहा हूं आपका सवाल में, ये भी मेरा सिस्टम सेट कर चुका हूं जी सब कुछ सिस्टम में चलता है इस कंपनी में, मेरे बिना चलेगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं दुनिया से भी चला जाऊंगा ना, SLPS बंद नहीं होगी कभी। इम्पॉसिबल है, ये मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी वाइफ को भी पता है, मेरे पार्टनर को भी पता है, मेरे लीगल को भी पता है कि SLPS कंपनी कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि जनता की कंपनी, जनता चलाएगी इसको। ओके। तो सर अभी SLPS वेलनेस का एक मिशन चल रहा है विजय रथ, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में आज गूंज है। और आप जाकर के बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए, और वो आकर के बताते हैं, जिन रिजल्टों के बारे में बताते हैं उन्हें आम जनता विश्वास नहीं करती। आप ऐसा क्या डालते हैं प्रोडक्ट के अंदर कि इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं? या रिजल्ट आते हैं, या इनको ऐसा तो नहीं है कि पैसे वैसे दे के टेस्ट नहीं दिलवा रहे हो आप? आपका क्वेश्चन मतलब मैं पैसे दे के टेस्ट नहीं दिलवा रहा हूँ? हाँ, कुछ मानना हो सकता है लोगों का। आप देखो सर, जो दूर से देख रहे हैं वो तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो उस विजय रथ के हिस्सा होते हैं या नज़दीक से देख रहे हैं, जो SLPS को जानते हैं, वो तो मानते हैं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट इस लेवल के हैं। देखिए सर, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक लेडीज आके कह रही है कि 19 साल से बच्चा नहीं था,
और आज बच्चा हुआ तो उसकी उम्र पूछो, वो पैसा दे के थोड़ी आएगा। 19 साल से उसे बच्चा नहीं था, ये प्रैक्टिकल प्रूवन है, और 19 साल बाद हुआ है, ये भी उसकी गोदी में बच्चा है। तो इसमें पैसे कैसे दे सकता है कोई? 19 साल बांझ थोड़ी रख सकता हूँ उसे पैसा देने के लिए मैं, कि 19 साल से पैसा दे रहा हूँ कि तू अभी बच्चा पैदा मत कर, एक दिन मैं तुझे अपने स्टेज पे बुलाऊंगा और तू गोदी में बच्चा लेके आना। कोई भी प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने देखा होगा, आम आदमी के आते हैं, आम आदमी आता है बताता है। ये तो आप बहुत कम देखते हो, हमारे विजय रथ में टाइम नहीं होता, लेकिन वहाँ जो 4-4, 6-6, 10-10 हज़ार लोग हैं ना, सबको रिजल्ट आया है। वो तो हम बुलाते नहीं है स्टेज पे सबको, ओके। सबको रिजल्ट आया है। और आज आप 11 साल से यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो लाखों टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं, लोगों ने नाम गांव नंबर सब डाले हुए हैं। सर ये सारी चीज़ें ना जो कहते हैं, आपका सवाल सही है, लेकिन इन चीज़ों को एक इनकी ना समय सीमा है। साल झूठ, 2 साल झूठ, 3 साल झूठ, 4 साल झूठ, उसके बाद नहीं चलता है सर। झूठ की उम्र कम है और सच अमर है। सच तो सच अमर है। अमर है। अब बात है मैं क्या डालता हूँ भाई, मैं खुद जब प्रोडक्ट के रिजल्ट देखता हूँ कि मैं एकदम महादेव को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैं होटल जाता हूँ और महादेव से बात करता हूँ ये कैसे आ जाते हैं। मैंने तो जो एक फॉर्मुलेशन डाली है, हाँ अच्छा, मैं अच्छी क्वालिटी कोशिश करता हूँ, अच्छी रॉ हर्ब्स यूज़ करता हूँ, अच्छा फार्मूला बनाता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं जो उस फार्मूले से भी कनेक्ट नहीं है। अब उसमें मैं क्या करूँ? इसके लिए तो महादेव तक पहुँचना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, ये कैसे आ रहे हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा कैसे आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब आपने बच्चा पैदा करने के प्रोडक्ट नहीं बनाए? बिल्कुल नहीं बनाए, अपने आप हो रहे हैं यार। मुझे आज तक ही नहीं पता चला कैसे हो जाते हैं। लोग ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां बता रहे हैं। कोई कह रहा है जी मेरी बच्ची अंधी थी, उसे दिखने लगा। कोई कहता है जी मेरा बच्चा गूंगा बहरा पैदा हुआ, अभी स्टेज पर आया था, मैं कहाँ था, पूना था शायद, गूंगा बहरा बच्चा था, वो बोलने लगा और उसने मुझे बोल के भी दिखाया। अभी मैं मुंबई गया, वो एक लड़की को विजन ही नहीं था, उसको दिखने लगा। अब यार ये तो मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने क्लेम कर सकता। क्लेम तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता लीगली भी, कि मैं क्लेम करूं मैं ये सब कर दूंगा या हमारे प्रोडक्ट कर देंगे। ये या तो भाई डायरेक्ट सेलर्स आप लोगों की नीयत है, आप लोगों की भावनाएं हैं जो ऊपर तक पहुंची हुई है कि हम जिसको प्रोडक्ट दे रिजल्ट आ जाए। तो ये तो एक तरह से कृपया भगवान की है, और अपनी कोशिश है कि अपन अच्छे प्रोडक्ट। मतलब जो कहते हो आपके भगवान की कंपनी है, उन्हीं का चमत्कार है। भाई साहब मेरे हिसाब से तो उन्हीं का, मेरा तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। 0.0% नॉन क्रेडिट है संजीव कुमार का इसमें, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। थैंक यू सर। सर इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का एक कहना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं और यहाँ पे दिखावा करते हैं, जैसे महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी लेके दिखाते हैं, गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि ऐसी चीज़ें ना दिखा के और आप गाड़ियाँ ना दिखा के घर बनाओ, आप लाइफ स्टाइल की बजाय अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। तो क्या लगता है, मतलब ये द्वंद्व है आपस में, दो तरीके की बातें हैं। नहीं देखिए, ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की, अपनी अपनी ज़रूरत है लाइफ की, कि किसको क्या ज़रूरत, पहले कौन पैसा कमा के पहले क्या करना चाहता है। लेकिन जितना मुझे आज तक जीवन में समझ में आया है कि व्यक्ति सबसे पहले पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहता है। जितना मुझे समझ में आया है कि लोगों ने दिवाली पे नए कपड़े पहने कि यार पर्सनालिटी अच्छी लगे, हर दिवाली पे, कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगे, मैं सुंदर दिखूं। शादी में हजारों लाखों खर्चे होते हैं, लेकिन दूल्हा कहता है भाई मेरा सूट सबसे टॉप होना चाहिए, दुल्हन कहती है मेरा लहंगा सबसे टॉप होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ का एहसास तब करता है जब उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड जूते एक व्यक्ति में पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि यार तूने कुछ प्राप्त किया है ज़िंदगी में, तूने कुछ पाया है ज़िंदगी में। और मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों को पहनने से आप उन्हें ब्रांड नहीं बनाते, वो आपको ब्रांड बनाती है। अल्टीमेटली हम मार्केट में रहते हैं, हमने घर बनाया, चलो जी हम तो पहले घर को प्रायोरिटी देते हैं, जी घर बना लो। हमने घर बना लिया, वो घर एक जगह खड़ा है, वो घूमेगा नहीं, वो किसी को विजन नहीं दे सकता। साउथ का लीडर है, साउथ में घर बनाया, नॉर्थ में नेटवर्किंग करना है, तो नॉर्थ वालों को किराया दे के लेके जाएगा फ्लैट में, पहले मेरा घर देखो, इसलिए नेटवर्किंग करनी है। तो गाड़ी लेने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एक नेटवर्कर का, वो दिखाना चाहता है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कि यहाँ क्या लाइफ है, इंस्पायर करना चाहता है। और एक व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूँ, घर में कम रहता है, नेटवर्कर गाड़ी में ज़्यादा रहता है, अगर रियली नेटवर्किंग कर रहा है तो।
घर में 30 रात में 3 रात रहता है, 27 रात अपनी गाड़ी में रहता है। तो मुझे बताओ क्या बनाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से नेटवर्कर घर बनाते हैं, लेकिन वो घर नहीं बनाते। जो मेरी नेटवर्किंग की समझ है और जो मैंने सिखाई है देश को, महल बनाते हैं। घर तो कभी भी बना सकते थे, घर तो पहले भी था उनका। वो पहला पैसा कमा के कितना पैसा शुरू में 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमा के 2 कमरे तो बना पाएंगे, लेकिन जो 30 करोड़ उस गाड़ी से, उस पर्सनैलिटी से, उस ब्रांडिंग। अब आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपने एलवी की बेल्ट लगा रखी है, गुच्ची के जूते पहन रखे हैं, राइट, हुगो बॉस की, कॉल की टी शर्ट्स पहन रखी हैं, पॉल रॉल्फ लॉरेन पहन रखा है, सामने वाला खुद ही पूछ रहा भाई आप कौन हो? स्टेटस बढ़ गया सर आपका। अब आप जा रहे हो मैले कुर्ते पजामे में और बोल रहे हो जी मैं कमाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग से महीने के 50 लाख, कौन मान लेगा? आदमी मानेगा ही आपके कपड़ों से, जूतों से, गाड़ी से कि आप कमाते हो। आपके घर से फिर हो सकता है बोला घर भी पापा का हो तो भी नहीं मानेगा। तो प्रैक्टिकली ये पर्सनैलिटी ग्रूम होता है और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब एक आदमी ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां चलाता है तो अपने आप को कंपेयर करता है बाजार के 200-400 करोड़ लोगों को, जो 400 करोड़ की बर्थ के लोग हैं, क्योंकि वही लोग खरीदते हैं। तो मैं तो कहा है ना, नेटवर्कर के पास लाइफ स्टाइल है, एक डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है, पैसे वाले के पास स्टाइल है। और मुझे नहीं लगता मैले कपड़े पहन के कोई प्लान दे और बंदा उसके साथ आ जाए। मुझे लगता है इतना ब्रांडेड होकर प्लान देगा उतना जल्दी वो उससे इंप्रेस होगा कि यार ये देखो क्या दिख रहा है, क्या पहन रहा है, इसका मतलब पैसा तो है ही। और पैसा तो होता भी दिखाने के लिए है भाई। सही है। पैसा है और दिख नहीं रहा तो फिर मजा क्या? उस पैसे का मतलब ही क्या है? इस इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ही लोग ऐसी बातें बोलते हैं, और मुझे लगता है सारे वही लोग बात बोलते हैं जो या तो कर रहे हैं लेकिन खुद कुछ लाइफ में कर नहीं पाए। ये बात वो ही बंदा बोलेगा घर की खरीदने की जो बहुत लालची और सेल्फिश है, जो रियली अपने लिए जीता, रियली दुनिया का सबसे लालची व्यक्ति लीडर है। मालूम है क्यों? आपने गाड़ी खरीदी सर, आपको क्या जरूरत थी 2 सीटर खरीदने की? और 2 सीटर में आप कितना चलते हो सर? ये तो महीने 2 महीने में कभी कभार 2 घंटे निकलती है। क्यों खरीदी सर? सर ने 2 गाड़ी खरीदी, पोर्शे खरीदी, ओडी खरीदी। सर ने ओडी और जगुआर खरीदी, क्यों खरीदी भाई? एक बहुत थी, दुनिया एक गाड़ी में चलती है, आपको 2 में चलने की क्या जरूरत थी? रियली ये गाड़ी नहीं है, ये आपके लीडर्स के लिए आपने पैसा खर्च किया है कि वो लीडर बाजार में जाके दिखाएं कि महिपाल सर ये जिंदगी जीतते हैं, 2 सीटर चलाते हैं। ये सही मायने में इंस्पिरेशन है आपकी टीम के लिए। और आपकी टीम जब किसी को समझाती है तो उनको आपको इंट्रोड्यूस करती है आपकी गाड़ी को, फॉलो पे ही आपका ये खर्चा आपने रियली में अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए किया है, ना कि सारा अपने लिए किया है। अगर अपने लिए करना होता तो एक गाड़ी बहुत थी, एक ही गाड़ी बहुत थी, और वो भी ओनोवा टोनोवा और ये छोटी मोटी गाड़ी बहुत थी चलने के लिए। हकीकत में रियल डायरेक्ट सेलर है वो जो ब्रांड कपड़े पहनता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, वो इंस्पायर करता है पूरी जनता को, और उसकी पूरी टीम जनता को इंस्पायर करती है हमारे सर ने इतना खर्चा किया है। नहीं तो महिपाल सर आप भी पैसे बचा के बैंक में रख सकते थे। तो ये सेल्फिश लीडर है जो ये ज्ञान दे रहे हैं, लालची है जो ये ज्ञान दे रहे हैं। सारा पैसा बचा के बैठे हैं, आट में भर के बैठे हैं पूरा, आप लोग खर्च करके बैठे हो अपनी जनता के लिए, लोगों के लिए। तो आप ग्रेट लीडर हो मेरी नज़रों में। ऐसे कई लोग हमारे को कई बार मिलते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम तो ये बोलते हैं भैया हमारे पास लग्जरी गाड़ी है इसलिए दिखाते हैं, अब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम दिखाओगे क्या? जिस होगा वही दिखाएगा, जिसके बाद नहीं होगा तो क्या ये दिखाएगा? गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें आपने अपने लीडर्स के लिए ली हैं, आपने खर्चा अपनी टीम पे किया है, ये खर्चा आप पे हुआ ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल समझो ना चीज़ों को। एक एक गाड़ियाँ बहुत थी और छोटी गाड़ियाँ बहुत थी। ऐसे लीडर्स जो इतने इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो रियली एक मॉडल है, एक आइडल है, एक यूथ के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लिए। और मैं कहता हूँ वो आइडल लीडर्स है जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ काम करके क्या पाया जा सकता है। सर आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि AWPL करोड़पति बनाने नहीं अरबपति बनाने आई है? नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, होने अरबपति बनने वाले हैं। बोला नहीं है मैंने। अभी हमारे यहाँ पर 50 करोड़ वाली टेस्टिमनी तो हो ही चुकी है, महिपाल सर की हो चुकी है, आपकी होने वाली है, आप आसपास हो, और पीछे से भी लीडर आ रहे हैं। देखो करोड़पति का टाइम गया, अब डायरेक्ट सेलिंग अरबपति का टाइम आ गया, क्योंकि 1 करोड़ रुपये ना सर आजकल के ज़माने में इतने नहीं है कि उससे एक लग्जरी लाइफ अडोप्ट की जा सके, अच्छी गाड़ियाँ मेंटेन की जा सकें, अच्छे बच्चों के स्कूल मेंटेन किए जा सके, अच्छे महल बनाए जा सकें। प्रैक्टिकली अगर आप दिल्ली जैसे शहर में देखोगे तो 1 BHK आता है सर 1 करोड़ में। मुंबई जैसे शहर में देखोगे तो आधा BHK आता है 1 करोड़ में। आधा BHK तो एक बंदा जब पैसे कमाता है तो बड़े शहर की तरफ जाता है, बड़ी गाड़ी भी रखना चाहता है, बड़े अच्छे स्कूल के बच्चों की मैं आपको फीस बताऊं शिव कुमार जी,
अच्छे स्कूलों की फीस महीने की 1-1 लाख है, 50-50 हज़ार है, एक एक बच्चे की, 2 बच्चों की 1-1 लाख है, 20-20 हज़ार है, 40 हज़ार है, इतनी फीसें हैं। तो जब आदमी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरे देश में इंस्पायर्ड मॉडल कब होगा? जब लोग 100-100 करोड़, 50-50 करोड़, 80-80 करोड़ कमाएंगे, तभी तो लोगों को लगेगा ये काम क्यों करना चाहिए। तो AWPL नहीं बनाना है ये, लेकिन लोग बन रहे हैं, और किसी और कंपनी में बने तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि एक दिन स्टेज पे खड़े होकर अरबपति लीडर बोले कि मैंने 100 करोड़ कमाए। मेरी हार्दिक इच्छा है। इस दुनिया से जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं अरबोपति देखूं बहुत सारे, कि भाई डायरेक्ट सेलिंग ने अरबपति पैदा की। मेरी इच्छा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एसलीपीएस वेलनेस का फॉरेन कंट्रीज में लॉन्च होने का कोई प्लान है? हाँ, प्लान किया, हम तो लॉन्च कर चुके थे। अभी बांग्लादेश में जल गया हमारा ऑफिस पूरा। चल गया? हाँ हाँ, 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे हमने, और पूरा ऑफिस में खुद बांग्लादेश गया था। और बस शुरू में ही था, बस आज करें कल करें, फिर वो दंगे हुए, फिर उनके देश की अपनी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद अब हमने सोचा अब करें, तो अब तो हम जल बल गया ऑफिस पूरा। लेकिन हाँ, अभी तो बहुत सी कंट्री हैं जहाँ हम सोच रहे हैं, लेकिन फोकस अभी हमारा इंडिया में ज़्यादा हो गया है कि हम चाहते हैं कि अभी जो हमने कहा है कि रीवैम्पिंग 2.0, तो उसमें बहुत सारे काम है। लेकिन फॉरेन कंट्री, मेरी देखो इच्छा यही है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड के हर कोने में इन प्रोडक्ट को लेके जाए। हमारी कंपनी भी, और भी कंपनियाँ, और भी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे गोरे हमारे यहाँ लेके आए ना, हमें भी गोरों के पास कुछ लेके जाना है। मालूम है उन्होंने एंट्री बैरियर कितने खतरनाक बना रखे हैं। हर्बल प्रोडक्ट की तो एंट्री नहीं है विदेशों में, उसको सप्लीमेंट के नाम से ले जाना पड़ता है। हाँ जी, न्यूट्रा सप्लीमेंट। यहाँ तो आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बोल रहे हो, वहाँ पर आयुर्वेदिक कुछ जानते नहीं है, हर्बल भी नहीं चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए। सप्लीमेंट में कन्वर्ट करो तब एंट्री बैरियर टूटता है उनका। US FDA का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए पर प्रोडक्ट का, उन पे खरा उतरना चाहिए। तो वो सारे काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है। लेके जरूर जाएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ सबको लेके जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स, जिसको पूरा वर्ल्ड एक दिन एक्सेप्ट करेगा। सर आपने कोरोना में देखा था, लोग काढ़ा पी के बच गए थे, हर्बल काढ़ा पी के, और विदेशों में लोग एक लाइन से गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी प्राकृतिक संपदा, ये जो आयुर्वेद है, ये हर्बल प्रोडक्ट्स है, ये अगर वर्ल्ड के कोने कोने में जाएंगे ना, तो एक दिन देश, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोने की चिड़िया बनेगा। भारत की योगा गया, पूरी दुनिया योगा करने लग गई, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। गया योगा कर रही है पूरी दुनिया। भारत ने आयुर्वेद बताया, हर्बल बताया, लोग हर्बल भी यूज करने लग गए। कर रहे हैं। अगर आप आज देखो तो US से प्रोडक्ट मंगाओ, एलोवेरा 1200, 1300, 1400 रुपए का आएगा, मंगाओ। आप कभी भी विदेश जाते हो, मेडिकल स्टोरों पे चले जाओ और सप्लीमेंट्स उठा लो, तो अश्वगंधा की जो डिब्बी है 1800 रुपए की मिलेगी, 60 कैप्सूल, 1200 रुपए की मिलेगी आपकी ब्राह्मी की डिब्बी, लिखा है उन पे साफ साफ। अल्टीमेटली वो मार्केटिंग करने लगे हैं, वाया ऐसे लेके आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सीधा उनके देश में लेके जाएं, क्योंकि वो R&D, वो प्रोसेस, वो फॉर्मुलेशन हमारे पास है। मेरी पूरी इच्छा है कि देश की सभी कंट्रियों में एसलीपीएस वेलनेस 100% जाएगी, और बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है, हम तो लेके जाने के लिए बहुत प्रेरित है। सर AWPL के बिजनेस प्लान का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, और आदमी काम करता है कि जैसे ही मेरा लेवल होगा एक अच्छा चेक आएगा, और उससे वो प्लानिंग बना के रखता है, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूँगा। लेकिन उसके साथ साथ एक धमाका आपने और कर दिया, और फिर धमाके के ऊपर दूसरा धमाका फिर कर दिया। पहला धमाका आपने कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई भी फीमेल यानी महिलाएं अगर डायमंड बनेंगी तो उस डायमंड का जो चेक होता है उसमें 5 लाख रुपए आप प्लस करके देंगे। थोड़े दिन पहले देहरादून विजय रथ था, उस टाइम आपके दिमाग में क्या विचार आया होगा ऐसा एकदम से ही? वो तो मुझे लगता है कोई प्लानिंग नहीं होगी, वो तो अचानक कोई विचार आया होगा कि जो भी फीमेल हमारे यहाँ डायमंड एंड अबव किसी भी रैंक पे जाएंगी, उनको हर रैंक पे 10% एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी, कैसे ये विचार आया होगा? देखिए सर, वुमेन एम्पावरमेंट ये हमेशा से इस देश का मुद्दा रहा है, सरकारों का भी मुद्दा रहा है कि वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाई जाएं, महिलाओं के लिए अलग कानून बनाए जाए, उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। क्योंकि महिला का जो सेक्रीफाइस है ना सर, उसका कोई लेवल नहीं है। एक माँ का सेक्रीफाइस जो होता है ना अपने बेटे के बच्चों के लिए, उसका कोई लेवल नहीं है, उस पर आप ना उसको तोल नहीं सकते, उसको माप नहीं सकते, कोई पैमाना नहीं बना इस दुनिया में। सही। एक महिला कितनी मुसीबतों में काम कर रही है, महिला होगी अगर,
तो पक्का किसी की बेटी होगी, या किसी की माँ होगी, या किसी की पत्नी होगी। अगर मैं बेटी के रूप में देखूं तो बेटी के लिए बहुत अड़चने हैं, बाजार में घूम घूम के लोगों को समझाना, प्रोडक्ट एक्सेप्ट कराना। और वो जरूरी नहीं है महिला को समझा रही, किसी पुरुष को भी समझा रही होगी, रात को भी जा रही होगी, आधी रात को भी जा रही होगी, आधी रात को भी आ रही होगी। सर, पुरुष का आधी रात जाना आधी रात आना बहुत आसान है, एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हो आज भी हमारा समाज इतना मैच्योर नहीं हुआ है। सही। एक माँ अपने बच्चों को स्कूल भेज रही होगी, पति को ऑफिस भेज रही होगी, और फिर प्रोडक्ट लेकर डायरेक्ट सेलिंग के लिए निकल रही होगी। सर, हम मर्द हैं, हमारे लिए कुछ क्या, हम तो सुबह उठेंगे, अपना खाना वाना या तो माँ ने बना दिया, पत्नी ने बनाया, खाए और निकल गए। उसको देखो ना, बना के खिला के फिर निकल रही है। उसके एफर्ट, उसके सेक्रीफाइस एक पुरुष से बहुत ज्यादा है। एक पत्नी, एक माँ सारे घर के काम कर रही है, झाड़ू चौका बर्तन कपड़े सब कर रही है, फिर जाके डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। सर, इट्स नॉट इजी जॉब फॉर वुमेन। उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस है। हमारे लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं, तब हम नहीं कर पाते। और उनके लिए इतने सेक्रीफाइस हैं, तब वो यहाँ के डायमंड बन जाएंगे, ब्लू डायमंड बन जाएंगे। मुझे लगता है तो हर कंपनी को सोचना चाहिए, और इसमें मैं कहूँगा कॉपी करो, करना चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे को ये करना चाहिए, सब कंपनियों को करना चाहिए। बस मेरे दिमाग में इतना आया था कि उनकी महानता है कि वो आज डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, इतनी मुसीबतों से लड़के, इतनी मुश्किलों से लड़के। इसलिए ये जो भी हुआ है इसलिए हुआ है कि आई रिस्पेक्ट वुमेन्स। ग्रेट। सर, जैसा कि मैं जानता हूँ आप देश को सर्वोपरि रखते हैं। आपका ये बोलना है कि पहले देश है, उसके बाद सब है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में देश के इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग या AWPL का क्या योगदान रहेगा? देखो, AWPL का योगदान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा। क्योंकि जितनी डायरेक्ट सेलिंग की इथिकल कंपनियां बाजार में आएंगी या आ चुकी हैं या कर रही हैं और अच्छा काम करेंगी, हम 2 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का अगर धंधा करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे 12% GST है, न्यूट्रा पे 18% है, और स्किन पे तो 28% तक भी GST है। मैं मिनिमम मानता हूँ 15% GST। अगर ये इंडस्ट्री आज 24,000 करोड़ पे आ जाते हैं, धंधा कर रही है, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 3600 करोड़ का तो GST जमा करा रही है। TDS की बात करें, यहां पर 100% वाइट इनकम आपको आती है, 100% बिलिंग पे काम होता है, कैश का कोई काम नहीं है, कैशलेस। अगर कैशलेस कोई बिजनेस है तो 100% इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। हमारा बिजनेस पूरा कैशलेस है, हर चीज हमारी बिल के साथ आती है। डायरेक्ट सेलर को कमीशन भी जाता है तो वाइट में जाता है, प्रॉपर TDS भी करोड़ों अरबों में जाता है। अगर ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो गई और 15% की मैं बात करूं तो 30,000 करोड़ का भारत की आर्थिक योगदान करेगी, भारत की इकोनॉमी में। तो इंडस्ट्री जितनी ग्रोथ करेगी, और सर देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप ये सोचो ना। कोरियर वाला, बिल्कुल, किसान जो जड़ी बूटी पैदा कर रहा है, बिल्कुल, मंडी वाला जो जड़ी बूटी खरीद रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला जो जड़ी बूटी लेके आ रहा है, जी, प्रोसेस करने वाला जो प्रोसेस कर रहा है, फैक्ट्री में बनाने वाले सारे लेबर, सारे मजदूर, सारे सुपरवाइजर, मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, R&D, सब लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है। फिर वो प्रोडक्ट बनता है, पैकिंग, जो पैकिंग कर रही है कंपनियां, डिब्बे बना रही हैं, उनको पैसा जा रहा है। जी, जो बोतल बना रही हैं, जिन बोतलों में आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखिए क्या सपोर्ट हो रहा है पूरे देश की इकोनॉमी में और पूरे देश के अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ से भी अब कोरियर जाएगा कस्टमर के घर, तो कोरियर वाला, C&F वाला, वेयर हाउसिंग वाले, जिनके वेयर हाउस रेंट पे लिए हुए उनको रेंट इनकम, जिनके C&F रेंट पे लिए उनको C&F से रेंट इनकम। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आज भी इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान इस देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी। बस सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे और हमें सपोर्ट करती रहे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अभी आपने AWPL 2.0 लॉन्च किया है, तो आपका AWPL 1.0 में आपके क्या अनुभव रहे और 2.0 में आप क्या ऐसा करना चाहते हैं? रामीर सर, 2.0 जो हमने लॉन्च किया है, ये 1.0 का अनुभव से लॉन्च किया है। 1.0 में भी हमारे अनुभव बहुत अच्छे रहे, बहुत हमें एक्सपीरियंस मिला, बहुत हमें लर्निंग मिली। मैं रियली अगर मैं बताऊं तो मैं इस दुनिया में उन लोगों को अपना आइडल मानता हूं
जो लोग हर दिन लर्निंग करते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं, और जो लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लाइक स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे लोग, जो करके दिखाते हैं। ओके 1.0 में हम भी नए नए आए थे, 7 प्रोडक्ट से आए थे, 7 से 70 हुए, 70 से 150 प्रोडक्ट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। तो इतनी हम कहे हम बहुत ज्ञानी थे, नहीं, हम उतने ज्ञानी नहीं थे। 1.0 ने हमें एक बेस बना के दिया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, हम कुछ छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। लेकिन 1.0 ने हमें अनुभव बहुत दिया है, क्या गलतियां हमने की हैं, अब वो नहीं करनी है, हमें और क्या सीखना चाहिए था, हमें और क्या करना चाहिए था, हमसे क्या क्या गैप हो गए, क्या क्या मिस्टेक्स हो गई, वो लर्निंग हमने 1.0 में की है। सही मैं बताऊं तो 1.0 हमने सिर्फ लर्निंग की है, अर्निंग नहीं की। ओके लेकिन 1.0 में हमें जनता का साथ मिला, जनता ने कंपनी को इस लेवल पे बनाया कि आज ये कंपनी 2.0 में जाके उन सब चीज़ों को सुधार करके और बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। लोग तो कह रहे हैं यही काम बहुत बेहतर है, मैं कह रहा हूँ इससे दुगना बेहतर अब हम करेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो, वो दुगनी इनहेंस करेंगे, चाहे पैकिंग बात हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो, चाहे पे आउट्स आपने देख ही लिए, 2.0 आते कुछ बढ़ रहा है, ग्रेट जी बिल्कुल कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, डायमंड की रॉयल्टी आई है, कैपिंग बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सब घटाते हैं, सर, बहुत आप कुछ बढ़ा बढ़ रहे गया हो। सर। हाँ नहीं, वो तो घटाने और बढ़ाने वालों की नीयत की एक खेल है, बाकी कुछ नहीं है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, खुद का एक्सट्रैक्ट प्लान लगाने की भी प्लानिंग करेंगे, काफ़ी कुछ करने के वो है, और भी नए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे कुछ। मतलब मैं कहूँ तो अगले 10 साल मेरे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, ये मैंने 2.0 में सोचा, 10 मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं, 10 मिनट्स भी आई हैव नो टाइम, क्योंकि ये 10 साल मैं बहुत अनुभव लूँगा, लर्निंग करी, मिस्टेक्स करी, उनसे सीखे, और अब उनका कोई कोशिश है कि वो ना हो। क्योंकि देखिए वर्जन तो नए लाने पड़ेंगे। एप्पल आईफोन 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता है ना, तो ये 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 आती ही रहेगी। हर 10 साल में हम एक नयापन होगा हमारे अंदर, नई अचीवमेंट्स होंगी, नए नए तरीके होंगे, और कुछ अच्छे काम करने की अपनी फाउंडेशन से हम कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें बोलना, क्योंकि अच्छी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। 2.0 में जो मैंने कहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ स्लीपियस में आएंगी, कुछ लोग, काफ़ी लोग अरबपति भी बनेंगे, और काफ़ी प्रोडक्ट इस लेवल के आएंगे कि लोगों को मज़ा आएगा। इंटरनेशनल ब्रांडिंग करेंगे, इंटरनेशनल पैमानों पे सारे प्रोडक्ट खड़े उतरेंगे। बहुत कुछ हमने 2.0 में सोचा, मतलब आप समझ लीजिए 1.0 की सारी लर्निंग, सारा अनुभव, जो गलतियाँ, जो गैप्स है, वो सब 2.0 में हम खत्म करें। खत्म करें। थैंक यू सर, आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, और थैंक यू कहना चाहेंगे, आपका ये कीमती समय हमें दिया, और आपने हजारों व्यूअर्स का विजन क्लियर किया होगा, जिससे उनका डायरेक्ट सेलिंग के प्रति रुझान पॉजिटिव होगा, और इसे अपने कैरियर के रूप में लेंगे। देखिए ये लर्निंग लीडर्स का आज पहला शूट हुआ है, और पहले शूट में मेरे सामने देश के नहीं, विश्व के महान लीडर्स बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। थोड़ा बहुत तो मैं भी मतलब डरता, तो आपको पता है मैं कम हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे 3-3 आगे बैठ गए तो थोड़ा मुझे भी घबराहट होगी। मैंने कुछ भी कहा नहीं है, मैंने वही कहा है जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो लीडिंग लीडर्स के इस मंच पे मैं तो कहूँगा, एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, सब तरह के लोग आएंगे और इस चैनल पे बात करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, और हमारे डायरेक्ट सेलर्स भी आएंगे, अचीवर्स भी आएंगे। ये बन चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये शुरुआत मेरे हिसाब से करोड़ों सब्सक्रिप्शन तक जानी चाहिए, और हम सब लोग इसके लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल सर, एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। क्यों शिव कुमार सर? बिल्कुल सर। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों का धन्यवाद कि आप 3-3 महान अनुभवों ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। पूरा मार्केट आपके इंतज़ार में रहता है कि सर लोग आएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। तो लेकिन जो भी है, मज़ा आया। आपके सवाल, वैसे आपने ये सवाल खुद बनाए थे? ये सर जनता की सवाल है, ये हमारे तो हमने तो बन के पूछा है, बाकी सवाल तो जनता के ही है सर। महिपाल सर ने बनाए होंगे, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट ये हम आदमी। सब लोगों ने मिलके ही बनाए हैं। अच्छा, मिलके ही बनाए। लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि जहाँ पे वो करियर लगा रहे हैं, जहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं,
क्या उनका करियर कहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं। और आज आपने बड़े आसान तरीके से वो सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है कि इस लीडिंग लीडर्स चैनल्स पे जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल बाद एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देख पाएगा। तो सभी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखें, सुनें, समझें। हमारे 18 साल के कैरियर के अनुभव हमने यहाँ लीडिंग लीडर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पे साझा किए हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये लीडिंग लीडर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर चैनल बनेगा, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में जो लोगों ने सफलताएं हासिल की है, मुकाम हासिल किए हैं, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सभी लोग यहाँ पर इस चैनल पे आएंगे और सबसे ज़्यादा अनुभव साझा करेंगे। AWPL के डायरेक्ट सेलर्स या और भी कोई डायरेक्ट सेलर आना चाहेगा तो उसका भी स्वागत रहेगा, और ये लीडिंग लीडर चैनल एक दिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैनल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।